आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ रज़ा। आप देख रहे हैं बिजनौर स्पीड न्यूज़। हम आपको बताते चलें, बिजनौर स्पीड न्यूज़ की जानिब से अब हम नया एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आज से, जिसका नाम है शख्सियत। बात करें शख्सियत की तो चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में शख्सियत हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में शख्सियत हो, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में शख्सियत हो, जहाँ भी एक शख्सियत होगी, चाहे वो अभिनेता, नेता, किसी के रूप में भी शख्सियत हो, उसके लिए आज हमने एक छोटा सा यहाँ पर मंच तैयार किया है जिसका नाम शख्सियत है। आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारा हौसला और बढ़ाती है, हमारा मनोबल बढ़ाती है। इसी क्रम में हमारे साथ है, इस पर ज़्यादा रोशनी डालने के लिए शख्सियत पे कुछ उनके बारे में भी बात करेंगे। नजीबाबाद के वरिष्ठ पत्रकार जो लगभग 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। एक तवील वक्त उन्होंने लगभग 25 साल अमर उजाला में बिताए, उसके बाद 5 साल सहारा समय इलेक्ट्रॉनिक चैनल में बिताए, उसके बाद 1 साल हिंदुस्तान चैनल में बिताया, 4 साल जनवाणी देखी। एक बड़े विशाल वक्त के साथ उन्होंने पत्रकारिता की है, साफ छवि के पत्रकार हैं। नजीबाबाद में एक अलग पहचान उनकी है, मुकेश सिन्हा जी। सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन है मुकेश सिन्हा जी हमारे कार्यक्रम में। कैसे क्या कहेंगे हमारे कार्यक्रम के लिए? कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि नजीबाबाद जैसे छोटे नगर में आपने शख्सियतों को पहचान दिलाने के लिए या उनको आने वाली पीढ़ी को अवगत कराने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है, इसके लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि यह कार्यक्रम आपका अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर एक पहचान बनाए और एक अच्छी सफलता के साथ आप इसमें आगे बढ़ें। सिन्हा जी, जैसे कि क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसे और सचिन तेंदुलकर जैसी शख्सियतें कम होती हैं। इसी तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एक शख्सियत होती है। हमें उसमें से शख्सियत ढूंढकर यहाँ पर लानी है, उसके विषय में यहाँ पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपसे तो आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्योंकि नजीबाबाद के बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं, नई पीढ़ी जो शायद मुकेश सिन्हा जी को नहीं जानते, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो सब जानते हैं कि मुकेश सिन्हा जी एक बड़ा नाम है पत्रकारिता का। एक 40 साल का बड़ा वक्त आपने गुजारा है पत्रकारिता में। कहाँ से आपने पत्रकारिता शुरू की सबसे पहले से? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की मेरी पैदाइश है और उसी क्षेत्र में मैं पला हूँ, वहीं पढ़ा हूँ। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो अमूमन जो समस्याएं होती हैं, उससे मीडिया क्या, प्रशासन सब अनभिज्ञ रहते हैं। छात्र जीवन में मैं कक्षा 12 में था तो कुछ प्रॉब्लम्स गांव की देखते थे, तो लगता था कि इस समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का एक माध्यम समाचार पत्र है। तो ये प्रयास हुआ कि जो गांव की जो समस्याएं हैं, मूलभूत प्रॉब्लम्स हैं, जो आदमी अपनी बात नहीं रख पाता गांव वाला, तो कम से कम हम उसकी बात को एक अच्छे मंच तक पहुंचा सकते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचा। ये सोच दिमाग में थी, कक्षा 12 के स्टूडेंट थे, तो बस एक शौक के रूप में समझ लीजिए कि मिशन के रूप में समझ लीजिए कि उसे 1978 में मैंने इंटर की परीक्षा दी थी। उसी के साथ मैं समाचार पत्रों से जुड़ा और ये मेरा सौभाग्य समझ लीजिए कि मैं जिस भी पेपर से जुड़ा, जिस समाचार पत्र से, न्यूज़ चैनल से जुड़ा, मैंने उसे समर्पित होकर एक मिशन के रूप में पत्रकारिता की है। और मेरा प्रारंभ जनपद बिजनौर के प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक बिजनौर टाइम्स से शुरुआत हुई। उसके बाद दैनिक उत्तर भारत टाइम्स, और 78 से ही मैंने बरेली से प्रकाशित होता था दैनिक अमर उजाला, जो आज यहाँ मेरठ से आता है। एक बड़ा अखबार मैगमेट के अमर उजाला, जो एक बार बहुत बड़ा अखबार है हिंदुस्तान के अंदर। अमर उजाला की पहचान है। सिन्हा जी को अगर कहा जाए तो उस वक्त में सिन्हा जी जुड़े थे अमर उजाला। कब इसकी स्थापना हुई अमर उजाला की? नहीं, अमर उजाला तो 1948 से प्रारंभ हुआ जी। आदरणीय डोरीलाल अग्रवाल जी और मुरारीलाल माहेश्वरी जी, जो 2 दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने इस अखबार का प्रकाशन शुरू किया और आज हिंदुस्तान के प्रमुख अखबारों में उसकी गिनती होती है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे अमर उजाला जैसे समाचार पत्र में 25 साल कार्य करने का मौका मिला। और सबसे अच्छा बात यह है कि मैंने 10 साल नांगल, सोती, चंदक, मंडावली, भागुवाला क्षेत्र में काम किया और 1 जनवरी सन 87 से मुझे अमर उजाला के संपादक
अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने 1 जनवरी सन 87 को मुझे नजीबाबाद शहर का दायित्व सौंपा कि मुझे यहाँ तहसील प्रभारी बनाया गया। और मुझे उनके वो शब्द आज भी याद हैं कि जब उन्होंने मुझसे ये कहा था कि तुम इतनी मेहनत नजीबाबाद में करो कि अमर उजाला को आप चमकाओ, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन अमर उजाला आपको चमकाएगा। वो दिन और आज का दिन मैं सौभाग्यशाली ये समझता हूँ कि मुझे ऐसे शहर में काम करने का मौका मिला जो गंगा जमुना तहजीब का एक पहचान है, सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल है पूरी दुनिया में। और यहाँ के लोगों का प्यार, यहाँ का अपनापन, यहाँ का सहयोग और अच्छे लोगों से जो मुलाकात हुई, तो निश्चित रूप से पत्रकारिता का काम जोखिम भरा है, परिश्रम का है, समर्पण का है, लेकिन लोगों ने जो प्यार दिया, जो सहयोग दिया, उसने मुझे अपने दायित्व को पूरा करने का सुंदर मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि जो सेवाएं हमने की हैं समाचार पत्रों के प्रति या समाचारों के साथ आम जनता के प्रति जो सोच रही हैगी, उससे मैं तो संतुष्ट हूँ। हो सकता है कि यहाँ के पाठक, यहाँ के जागरूक नागरिक भी उससे संतुष्ट होंगे। चलिए, ये तो बात हुई सिन्हा जी आपके थोड़े से परिचय की, क्योंकि सिन्हा जी ने एक बड़ा वक्त नजीबाबाद में अमर उजाला को दिया है। और आज अमर उजाला कोई नाम का वो नहीं है, तारुफ की उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा अखबार है अमर उजाला। कहीं ना कहीं उसकी एक भूमिका बनाने में आपका भी बड़ा योगदान रहा होगा नजीबाबाद जैसे शहर में। अब मैं चाहता हूँ सर, हमने एक छोटा सा कार्यक्रम, क्योंकि हम सीखने के लिए आए हैं, आज भी आपसे सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप हमारे गुरु सम्मान हैं। सिन्हा जी से मैं बताता चलूँ आपको कि सिन्हा जी से हमने बहुत कुछ सीखा है। हम बहुत छोटे थे तब हम सिन्हा जी को जानते थे और सिन्हा जी की बातें सुनते थे। सिन्हा जी की जो लिखते थे लेखनी, वो लेखनी हमें बड़ी पसंद आती थी। और अगर आज हमने छोटा सा कुछ सीखा है या आप लोगों को पसंद आता है हमारा छोटा सा कहीं बोलना लाइव में कहीं भी, तो ये हमारे गुरु सम्मान है सिन्हा जी। इसलिए हमने आज पहली शुरुआत में हमने सिन्हा जी को बुलाया। और सबसे काबिल बात यह है कि हमारे एक छोटे से आदेश पे, छोटे से एक निमंत्रण पे, छोटे से एक हमने इन्हें बुलाया, ये आ गए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं अब अपने गुरु सम्मान जो हमारे हैं मुकेश सिन्हा जी, उनसे चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमारे इस कार्यक्रम पर रोशनी डालें कि जो शख्सियत होती है वो कैसे बनती है, कैसे उसका निर्माण होता है, जब जाके वो शख्सियत बनती है, तब जाके वो एक समाज में अपनी पहचान बनाती है। शख्सियत के लिए क्या कहें? देखिए कि समाज का कोई भी क्षेत्र हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, पत्रकारिता का हो, या प्रशासनिक अधिकारी हो, या राजनीति का क्षेत्र हो, उसमें सबसे पहले तो यह कि लगन और समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस क्षेत्र में भी, जिस फील्ड में भी काम करेंगे, आप उसमें पूरे मनोयोग के साथ करें और समर्पित होकर करें और अपने पेशे के प्रति, अपने कार्य के प्रति एक ईमानदार होकर काम करें, तो निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र में भी काम करेंगे उसमें आपको एक पहचान मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके इन प्रयासों का, आपके काम का उसका प्रतिफल मिलेगा और आप एक शख्सियत के रूप में पहचान बना पाने में सफल हो पाएंगे। जैसे कि सर अभी अगर हम बात करें, सबसे पहले शिक्षा की बात करें, अभी स्कूलों में देखने के लिए मिलता है जो पहले अध्यापक हुआ करते थे सर, अब वो अध्यापकों में बड़ा बदलाव आया है, कहीं ना कहीं छात्रों में भी बदलाव आया है। जो एक शिक्षा का एक माध्यम हुआ करता था छात्र का और अध्यापक का, वो तालमेल कहीं ना कहीं अभी अलग सा दिखाई देता है। आजकल पेरेंट्स भी बड़े सतर्क हो गए, हमारे बच्चों को पीटिए नहीं, अध्यापकों पे बड़ा लोड रहता है कि हम किसी के बच्चे को अगर डांट दें या छोटी सी पिटाई कर दें तो उसके ऊपर ये कि हम मुकदमे करा देंगे, हम आपको बंद करा देंगे, तो उन पर दबाव बना रहता है। ऐसी कंडीशन में क्या बच्चे शिक्षा लेंगे? क्या बच्चे प्रेम से, जैसे कि हमने भी बचपन में पढ़ा है, मैं बाल सदन में जब पढ़ता था तो मैडम हमें मारती थी तो हमें एक भय रहता था कि सुबह को हमें अपना पूरा होमवर्क करके लेके जाना है क्योंकि मैडम गुस्सा करेंगी। आज वो माहौल बदल गया है, तो उससे हम शिक्षा के क्षेत्र में आपसे थोड़ा सी जानकारी लेना चाहते हैं। ऐसा क्या बदलाव आया? क्या ये बेहतर है या वही पुराना ज़माना बेहतर है? क्या कहें? नहीं, ज़माना तो पुराना ही बेहतर था जी। अब इसका मेन कारण मेरी नज़र में ये है कि जब से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया जी, तब से इस क्षेत्र में गिरावट है। जी, बड़ी बात। पहले शिक्षक थे जी, वो क्वालिफाइड होते थे, समर्पित होते थे और जिस पेशे से जुड़े रहते थे उसके प्रति उनका जो लगाव था, वो जो झुकाव था, वो अब देखने को नहीं मिलता।
पहले टीचर्स पढ़े लिखे भले से कम होते थे, तकनीकी दक्षता कम जानते थे, लेकिन अपने सब्जेक्ट के मास्टर होते थे, न एक एक बारीकी जानते थे। दूसरा, पहले बच्चों में भी एक शिक्षा के प्रति लगाव था। आज उद्देश्य केवल डिग्री पाना हो गया है। ज्ञान की बात होगी बात की। पहले हम भी जब पुराने पढ़ते थे तो शिक्षक पढ़ाते थे, लगाव था, और अभिभावक जब बच्चों को एडमिशन कराने जाते थे स्कूल में तो कहते थे कि गुरुजी मैंने आज से आपका बच्चा आपको सौंप दिया, आप इसे पिटाई करो, मारो, डांटो, कुछ भी करो, लेकिन ये कि मुझे इस बच्चे को काबिल बनाना है। तो टीचर्स तो भरोसा करते थे। आज बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर्स आते हैं और चयन बोर्ड से उनका चयन होता है, पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में ये देखने को मिला है कि उनका रुझान केवल वेतन पाने पे है और क्लास में या स्कूल में बने रहने पे है। बच्चों के प्रति उतना समर्पण नहीं रहा, और यही कारण है कि जब शिक्षा व्यावसायिक हो गई है, पैसा कमाने के लिए स्कूल खुल गए हैं, और तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में भी गिरावट आई है। अब आज की तारीख की स्थिति ये है कि आज गार्जियंस कहते हैं कि आप पढ़ाओ, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं कहना। अनुशासन स्कूलों में लगभग ख़त्म से हो गए हैं कि गार्जियंस खुद ही कहते हैं कि साहब पढ़े या ना पढ़े, और कम से कम इसे घेरे रहो। और बच्चे का भी जो है टीचर्स के प्रति नज़रिया बदला है, और जो सम्मान पहले गुरु शिष्य की परंपरा थी वो शायद अब ख़त्म सी हो गई है। आज सब कुछ व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी शिक्षक छात्र को डांट नहीं सकते। अगर पीट देंगे तो गार्जियन फिर नाराज हो जाते हैं और अगले दिन ही मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हो जाता है। तो वो सम्मान कम हुआ है, जो चिंता का विषय है। देखिए, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी पहले जो होता था, अभी बहुत अच्छी बात सिन्हा जी ने कही कि जो पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को टीचर से, अध्यापक से कह के आते थे कि देखिए ये आपको समर्पित है हमारा बच्चा, इसको आप कुछ काबिल बना दीजिएगा। बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ सिन्हा जी। और सबसे बड़ी बात यह है, आज के टाइम में अगर बच्चे ने आके घर शिकायत कर दी कि मुझे टीचर्स ने मारा है, तो मैं समझता हूँ यहाँ टीचर की शायद कोई गलती ना हो, कोई क्लास में कोई दंगा करेगा या क्लास में कोई गलत कार्य करेगा या पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है उसमें अध्यापक का रोल होना चाहिए, और अध्यापक को जो है उसमें सतर्कता बरतनी चाहिए। सिन्हा जी ने बताया कि आज अध्यापक भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लोग, जो परिजन होते हैं बच्चों के, वो पढ़ाई पर कहते हैं कि हमारे बच्चों को मारना मत, अगर मार देते हैं तो मुकदमों की उन्हें एक दी जाती है चेतावनी कि आप पे मुकदमा दर्ज करा देंगे। ये बड़ा एक चिंता का विषय है। जैसे कि सिन्हा जी ने बताया कि एक आज के दौर में, आज के माहौल में एक चिंता का विषय है कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएं। डिग्री लेना मकसद हो गया, शिक्षा प्राप्त करना शायद अब मकसद नहीं बचा। चंद लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। तो हमारा प्रोग्राम दिखाने का मकसद यही है कि अगर कोई भी किसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मैं दोबारा आपसे बता रहा हूँ, या चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, या राजनीति के क्षेत्र में, या जनहित के सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में जो शख्सियत होगी वो आपके मोबाइल पर होगी, लाइव होगी। आप हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। लेकिन मैं उससे पहले आज के हमारे जो गुरुजी हैं, जिन्होंने हमने उन्हें आमंत्रित किया है, हमारी निमंत्रण पर हुआ है, हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जरा सी हमारी एक छोटा सा इनसे एक सवाल और है सिन्हा जी से कि जो आज की पत्रकारिता है उसके लिए चंद बातें हमसे जरूर पूछेंगे कि आज चौथा स्तंभ जो देश का है, मीडिया का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं, आज भी अच्छे लोग हैं पत्रकारिता में, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इसको कुछ थोड़ा सा डगमगाया है। क्योंकि पूछना इसलिए चाहते हैं, 40 साल का तजुर्बा, 40 साल का एक्सपीरियंस के साथ मुकेश सिन्हा जी बड़े बड़े संस्थान में रहते हुए, अमर उजाला से होते हुए, और एक चैनल चलता था सहारा समय, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे रहे, जनवाणी में रहे, हिंदुस्तान में रहे, इतने बड़े संस्थान में काम करने के बाद, इतने संस्थानों को अपना वक्त देने के बाद वो एक परिपक्व होकर यहाँ बैठे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पत्रकारिता के स्तर पर उनकी क्या सोच है। देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। चारों स्तंभों का अपना महत्व है और चारों का अपना दायित्व है। सब स्तंभ अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। निश्चित रूप से आज के समय में हर क्षेत्र में गिरावट आई है, तो इसलिए ये कि पत्रकारिता के क्षेत्र में गिरावट ना आए, ये संभव नहीं है।
लेकिन अपना जो अनुभव है इन 40 सालों का, तो ये देखा गया है कि जीवन को चलाने के लिए आर्थिक ज़रूरतें निश्चित रूप से सभी को चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं, वो अगर पत्रकारिता को आय का साधन बनाना चाहते हैं, जैसे कि आजकल अखबारों के जो मैनेजमेंट है उन्होंने अखबार को आय का साधन बना लिया, तो निश्चित है कि इतना बड़ा संस्थान चलाने के लिए खर्च की आवश्यकता पड़ती है और उस खर्च को पूर्ति करने के लिए कई माध्यम हैं, प्रसार है, विज्ञापन है। और जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, संवाददाता के रूप में करते हैं, जिला प्रभारी के रूप में करते हैं या उसके स्टाफर होते हैं, तो उनका योगदान हमेशा अखबार के प्रति रहा है और रहना भी चाहिए कि हम आर्थिक योगदान दें। वो आर्थिक योगदान जब दबाव बन जाता है और दबाव ज़रूरत बन जाती है, तो उसमें गिरावट का दौर शुरू हो जाता है। मेरा मतलब ये है कि आज के तारीख में नगर और तहसील और जनपद स्तर पर जो लोग स्टिंगर के रूप में काम कर रहे हैं, संवाददाता के रूप में काम कर रहे हैं, जिला प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, समाचार पत्र का प्रबंधन उनकी ज़रूरतों को कितना समझता है, उनको कितना वेतन देता है, उनकी ज़रूरतों को कहाँ तक पूरा करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। बड़े समाचार पत्र हैं, उनकी आर्थिक ज़रूरतें विज्ञापन से पूरी हो जाती हैं, सर्कुलेशन से पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो रिपोर्टर्स हैं उनको क्या मानदेय दिया जाता, क्या वेतन दिया जाता, ये उस पर निर्भर करता है। आज के दौर में जो पत्रकारिता है उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता की योग्यताओं को पूरा करते हैं। पत्रकार बनने का कोई मानक नहीं है, कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है। जो प्रबंधन की ज़रूरतों को पूरा कर सकता हो आज की तारीख में, वो पत्रकार है। और जब संस्थान से कोई आर्थिक लाभ नहीं होने का, बल्कि जो पत्रकार हैं वे संस्थान के स्रोत होंगे आय के। जब इस तरह की पत्रकारिता होगी तो निश्चित रूप से जो रिपोर्टर्स होंगे, जो स्टिंगर्स होंगे, जो संवाददाता होंगे, उनका नज़रिया पत्रकारिता पर कम, आर्थिक कलेक्शन पर ज़्यादा रहेगा। और वो कलेक्शन चाहे वो विज्ञापन के रूप में हो, चाहे वो दबाव के रूप में हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग के रूप में हो, जब सारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो मीडिया कर्मी अपने मेन उद्देश्य से भटक जाता है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये हैगा कि हम अगर अपनी घर की ज़रूरतों को लेकर किसी रोज़गार से जुड़े, किसी सर्विस से जुड़े और पत्रकारिता को हम शौक़ के रूप में, मिशन के रूप में करें, तो हो सकता है कि हम पत्रकारिता की इस लाइन में जाकर हम लोगों की सेवा कर सकें, समाज की आवाज़ बन सकें और अपने गांव और अपने शहर की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकें। अब जो लोग युवा हैं, जो शिक्षित हैं और पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेकर, डिग्री और डिप्लोमा लेकर इस पेशे में आना चाहते हैं, इस व्यवसाय में आना चाहते हैं या आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को संस्थान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्या प्रिंट मीडिया हो, उन्हें एक सम्मानजनक वेतन देते हैं। बाकायदा बचावत आयोग की रिपोर्ट लागू होती है तो उस पर पे स्केल से वेतन मिलता है। आज भी समाचार पत्रों में या इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जो बड़े ओहदे पर पत्रकार बैठे हैं, निश्चित रूप से वो एक सम्मानजनक वेतन पा रहे हैं, लाखों में वेतन पा रहे हैं। लेकिन उसी संस्थान के नीचे का जो कर्मचारी है वो आज भी बिना वेतन के भी काम करता है। तो ये जो चुनौतियां हैं, इससे मैं समझता हूँ कि समाज में वो इस पत्रकारिता की जो गिरावट आई है उसका मेन कारण ये है। अगर आय का साधन हमारा अच्छा है, हम अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं, तो हम पत्रकारिता शौक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बहुत ही अच्छी बात मुकेश सिन्हा जी ने कही कि अगर आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूइएगा पत्रकारिता की, अच्छे काम कीजिएगा, लोगों के दुख सुख में शरीक होइएगा, लोगों की अच्छी बात को दिखाइएगा, जो जहां कहीं कमियां हैं उसको भी दिखाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक अपना निजी, चाहे आपकी कोई जॉब हो, आपका कोई छोटा मोटा कारोबार हो, उससे ज़रूर आप जुड़िएगा। और पत्रकारिता करने का, जैसे कि हमारे एक ज़िले के अंदर शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन किया है, उसमें एक मुकेश सिन्हा जी का नाम भी आता है, जो कि एक पूरे परिपक्व और मास कम्युनिकेशन की डिग्री के साथ पत्रकारिता करते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं। प्रोग्राम थोड़ा लंबा ना हो इसलिए, क्योंकि हमारा अभी शुरू का एपिसोड है, आगे आने वाले भविष्य में हम चाहेंगे कि अच्छे अच्छे लोगों को बुलाएं, और अगर महापुरुषों की और अच्छे लोगों की बात हो, और आज 2 अक्टूबर हो और हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे बहुत ही पुण्य लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर बात ना करें तो अजीब सा होगा। आज के दिन हमने एपिसोड शुरू किया है, समर्पित है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, और समर्पित है लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए भी। 2 अल्फाज हम चाहेंगे कि सिन्हा जी कहें, हमारे देश के महापुरुष हैं। उन्होंने हमेशा एक संदेश दिया है, सच्चाई के रास्ते पे चलिए, सत्यता के साथ कार्य कीजिए, ऊंचाइयों को छुइए, और उन्होंने करके दिखाया है। एक राष्ट्रपिता बने, एक प्रधानमंत्री देश के बने, उनके लिए थोड़ा सा प्रकाश मैं चाहूँगा सिन्हा जी से। देखिए, दोनों महापुरुष महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी वो ऐसी शख्सियत हैं जो भारत की नहीं एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, और दोनों ही शख्सियतों का अपने अपने क्षेत्र में योगदान है। देश को आज़ादी दिलाने में जहां महात्मा गांधी जी के संघर्ष को प्रेरणा के रूप में माना जाता है, उनसे प्रेरणा ली जाती है, और उनके संघर्ष को देखकर आज भी लोग देश के प्रति समर्पित हैं। और लाल बहादुर शास्त्री जी एक अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। अभी आज उनकी पुण्यतिथि है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में इतना जरूर बताना चाहेंगे कि वो रेल मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी तक को ये नहीं बताया था कि मैं किस ओहदे पर बैठा हूँ। एक उनका दृष्टांत है कि वो किसी कार्यक्रम में रेल मंत्री के रूप में शामिल हुए तो उन्होंने बता रखा था अपनी पत्नी से कि मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ। तो वो उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लाल बहादुर, वो मेरा पति लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और वो रेलवे में सर्विस करते हैं, मुझे उनसे मिलना। तो पहले तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। जब उनसे कहा कि नहीं मुझे मिलना है, तो वो जब मिलने गई तो उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने अपने पास बैठाया और वो कहने लगी कि किसी अधिकारी ने पूछा कि जब आप रेल मंत्री थे आपने पत्नी को नहीं बताया कि आप रेल मंत्री? कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये नहीं समझ पाएगी, मुझे नौकर समझेगी, और अगर मैंने इसे बता दिया कि रेल मंत्री है तो कल से मुझे ये सिफारिश करने लगी जो मेरे लिए मुश्किल खड़ा कर देगी। बहुत बढ़िया। एक उनकी बहुत बड़ी बात थी कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो देश में आर्थिक संकट ना हो, अन्न संकट ना हो, तो उन्होंने तो खाना छोड़ दिया था, लोगों से ये अपील की थी कि आप जो है एक समय का खाना खाएं। एक समय का खाने से ये होगा कि हम अपना खाद्यान्न बचा सकते हैं। अगर देश में कभी आर्थिक संकट आने की स्थिति आई तो हम उसे लंबे समय तक अपने देश को इस संकट से उबार सकते हैं। तो ऐसी ऐसी शख्सियत इस हिंदुस्तान में रही है। मैं महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना संघर्ष किया, योगदान किया, लोगों को जोड़ा और एक देश प्रेम की भावना को जागृत किया, एक वो ईमानदार आदमी जो रेल दुर्घटना हुई तो उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस देश को इतना बड़ा आदर्श, इतना ईमानदार प्रधानमंत्री दिया जो आज अपने आप में दुनिया में एक मिसाल है। मैं ऐसी दोनों शख्सियतों को नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अभी शख्सियतों का भी जिक्र हुआ और आज 2 अक्टूबर से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है। हम श्रद्धांजलि देते हैं महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। उनके आदर्श पर चलने की कोशिश करते हैं कि जो एक सच्चाई का रास्ता है थोड़ा कठिन होता है लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा होता है। फिर हम आखिर में यही कहते हैं कि जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज़ से। फिर एक शख्सियत के साथ हम जल्द मिलते हैं आपको। हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हो सके तो अच्छा कोई कमेंट हमें लिखिए जिससे हम उसमें अपना आप को सही कर सकें। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ बिजनौर स्पीड न्यूज़ से। जय हिंद, जय भारत। बिजनौर स्पीड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। सबसे तेज, सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र की खबर देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।